हाय, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मानेकशॉ अकेडमी में। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 32 की, जो हमारा सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके बारे में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि द सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अनुच्छेद 32 है वो हमारा भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय है। अच्छा, इसको समझने से पहले हम एक-एक करके समझते हैं कि इसको ऐसा क्यों कहा गया, फिर इसमें क्या है और क्यों है। देखो, बात ये है कि जैसे हमारा आर्टिकल नंबर 32 है, 32 गारंटीज राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सिटीजन्स कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसको समझने से पहले एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि मान लिया जो हमारे सारे राइट्स थे 14 से लेकर 30 तक की, वो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे दिया। लेकिन मान लीजिए ये फंडामेंटल राइट्स मिल गए हमें, लेकिन अगर इनका वायलेशन होता है या इनको फंडामेंटल राइट्स को कोई हमारे वायलेट करता है तो हम करते क्या? तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनकी रेमेडी यानी इनके उपचार के लिए, किसके लिए? इनके उपचार के लिए हम गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो इनका उपचार भी एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया कि इनका उपचार जो भी है हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार जो हैं, जो किसी व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं, अगर उनका हनन होता है तो वो उनके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसका यह अधिकार भी कैसा होगा? मूल अधिकार हो जाएगा। इसके बारे में बाबा साहब ने कहा, इसीलिए कहा कि यह जो है भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय है। ठीक, समझ गए? इसके बाद बात हम करते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, इसमें एक रिट वर्ड आता है, रिट। हम पढ़ेंगे रिट रिट कई बार, तो रिट शब्द का मतलब समझ लेते हैं कि रिट शब्द का अर्थ होता है न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश। कोर्ट कोई भी मूल अधिकार से संबंधित अगर आदेश जारी करता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिट। अच्छा, रिट इज द ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट। बेसिकली कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, हमारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के अंदर जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के अंदर। ठीक, तो दो चीज़ें हमने समझी। पहली तो कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 था, यानी मूल अधिकारों के लिए उपचार, रेमेडी फॉर द फंडामेंटल राइट्स, वो हमारा आर्टिकल नंबर 32 को स्वयं में ही एक मूल अधिकार माना गया कि जो इनका उपचार है वो स्वयं में ही एक मूल अधिकार होगा। क्यों? इसीलिए इसको भारतीय जो मूल अधिकार थे या संविधान थे उसकी क्या माना गया? आत्मा और हृदय माना गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम कि रिट का मतलब हमने समझा। रिट जो होता है वो न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश होता है मूल अधिकारों के संबंध में, जो सुप्रीम कोर्ट हमारी आर्टिकल नंबर 32 के अंदर में जारी करती है और हाई कोर्ट 226 में। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद 32 का महत्व। ये क्या करता है? अनुच्छेद 32 का महत्व क्या है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, सिटीजन्स को एम्पावर करता है, इंश्योर जुडिशियल रिव्यू। ठीक, तो सबसे पहले क्या चीज़ कि ये जो हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको सुरक्षित करता है। सारे नागरिकों को जो उनके फंडामेंटल राइट है उनको एक तरीके से गारंटी देता है कि अगर आपको तो मिलेंगे, अगर आपका इनका कोई वायलेशन करता है या इनका कोई भी हनन करता है तो आप इसके अनुच्छेद 32 के तहत आप उसका उपचार के लिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। वो क्या है कि सबसे पहले इसमें से जो पहला पॉइंट याद रखने वाला है कि मूल अधिकार को प्रवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको प्रवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सुप्रीम कोर्ट को जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है ये पावर देता है कि जब कभी मूल अधिकार के संबंध में कोई भी आदेश वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार से संबंधित कोई भी आदेश हमारा सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अच्छा, और इसमें संसद को भी शक्ति देता है कि अगर वो चाहे तो किसी लोअर कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। जो रिट जारी करने की पावर है वो दूसरे किसी लोअर कोर्ट को दे दे। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आर्टिकल नंबर 32 में हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसी के पास। यहाँ पे एक प्रावधान ये भी है कि अगर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ इसके पास है, लेकिन अगर हमारी संसद चाहे तो ये शक्ति किसी दूसरे कोर्ट को भी दे सकती है, लोअर कोर्ट को। उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट में जाने का राइट, जो आर्टिकल नंबर हमारा 32 है कि आप मूल अधिकारों के उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इसका अधिकार आपका खत्म नहीं किया जा सकता। ये क्या है हमारा, लेकिन इसमें जो आपातकाल है आर्टिकल नंबर 359, वो एक इसका अपवाद है। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली। पहले तो हमने आर्टिकल नंबर 32 समझा, फिर आर्टिकल नंबर 32 में है फिर कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। अच्छा, अब हम एक एक करके रिट्स जानते हैं क्या है। तो हमारी जो आर्टिकल नंबर 32 है उसमें कितनी रिटें दी हुई हैं, 5 रिटें। कितनी, 5। पहली कौन सी, हीबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टेरी, क्वो वारंटो। ठीक, कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारी हीबियस कॉर्पस। जो हमारा हीबियस कॉर्पस है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव है। किससे, लैटिन वर्ड। ठीक, लैटिन वर्ड में जो कॉर्पस होता है वो उसको बॉडी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो कॉर्पस रूट वर्ड होता है वो किसके लिए यूज होता है, बॉडी के लिए। तो इसका मतलब है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यानी बंदी हीबियस कॉर्पस मतलब कि जो शरीर है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो हीबियस कॉर्पस मतलब कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, प्रस्तुत किया जाए, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है कि वो या कोई भी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट न्याय है जो उस किसी भी व्यक्ति के संबंध में, मान लिया कोई भी पर्सन है, उसको जो है पुलिस या कोई भी अदर व्यक्ति बिना कस्टडी के या कोई भी बिना कस्टडी के उसको बंदी बनाकर रखता है, तो वो व्यक्ति या उसके कोई भी रिलेटिव या कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट से ये रिट जारी करवा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे क्या कहेगा, वो आदेश देगा कि इस व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। जैसे किसी को हिरासत में रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या देगी, आदेश देगी उस संस्था को, या मतलब पुलिस नहीं रखा तो उस पुलिस को आदेश देगी कि भाई इस व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करो। जब न्यायालय मामले की जांच करता है और पाता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जाता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को आप जबरन क्या नहीं कर सकते, हिरासत में नहीं रख सकते। ठीक, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी को जबरन हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये रिट तब नहीं जारी की जाएगी, मान लो कि किसी को जब हिरासत में कानून के तहत रखा गया हो। जैसे बताता हूं, मान लिया किसी को रिमांड पे है कोई इंसान, तब उसको आप फिर नहीं जा सकते कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट हमें मतलब जारी कर दो और कोर्ट जाके, तो कोर्ट बोलेगी नहीं, वो लॉ के अकॉर्डिंग अरेस्ट है और उसको उसके अगेंस्ट में ये रिट जारी नहीं की जा सकती। या फिर कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। किसके, कि जो कार्यवाही है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। ठीक, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। ठीक, समझ गए। या फिर जो व्यक्ति है, जो हिरासत है वो न्यायालय क्षेत्र के बाहर हुई हो। क्या, जो हिरासत है वो न्यायालय क्षेत्र के बाहर हो। अब मान लिया कोई व्यक्ति है, कोई कानून उसने, मान लिया एनआरआई है, उसने कोई कानून किसी बाहर कंट्री में तोड़ दिया, तो वो भारत की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है ना, तो उसके लिए वहां से रिट थोड़ी ना जारी हो जाएगी। ठीक, तो हमने पहले क्या समझा, हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए। कॉर्पस बेसिकली लैटिन वर्ड है जो कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब होता है बॉडी। ठीक, यानी बंद, हिंदी में क्या बोलेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी व्यक्ति को सामने लाया जाए कोर्ट के, यानी कि किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में नहीं रखा जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं कि कब रखा जा सकता है, जब हिरासत कानून के तहत हुई हो, कार्यवाही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो यानी न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, या फिर हिरासत न्यायालय क्षेत्र के बाहर हो। इतनी बात समझ गए। तो हमारी रिट नंबर रिट नंबर 1 आपने समझ ली। अब इसके बाद बात करते हैं रिट नंबर 2 की। रिट नंबर 2 है मैंडमस। मैंडमस क्या कहती है, मैंडमस का मतलब होता है परमादेश। क्या होता है, परमादेश। इसका मतलब होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। इशूड टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, यानी परमादेश मतलब कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ठीक,
हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है, ये किसी भी सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है। कब? जब उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और उसको नकारने के संबंध में। ये किसे किया जा सकता है? सार्वजनिक अधिकारी को। किसको? सार्वजनिक अधिकारी को। कब? जब ताकि उनसे जो क्यों जारी किया जा सकता है? ताकि उनसे जो कार्य है उनको नकारने के संबंध में पूछा जा सके। जैसे उनके मान लिया कोई भी पब्लिक पर्सन है, उसके पास आप कुछ गए और वो मना करता है उस कार्य को करने से, आपको आपके फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट करता है, तब ये रिट क्या की जाती है? जारी की जाती है। ताकि उन्होंने जो नकारा है या आपको मना किया है नकारने, एक सेकेंड, नकारने के संबंध में पूछा जाए। ठीक। इसके बाद अच्छा, ये किसके किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती? पहला, किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट, यानी निजी व्यक्ति। और किसके अगेंस्ट में नहीं जारी की जा सकती? कैसे? किसी ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हो, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो क्या हो? गैर संवैधानिक हो। क्या हो? गैर संवैधानिक हो। ठीक है। या फिर भारत के राष्ट्रपति या राज्य के न्यायपाल राष्ट्र के राष्ट्रपति या फिर राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध मान लिया उन्होंने कोई कार्य किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई भी उनके अगेंस्ट रिट जारी नहीं की जा सकती उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर। इसके बारे में भी आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है। या फिर जो उच्च न्यायालय है उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके न्यायिक क्षमता में कार्यरत है, तो उसके अगेंस्ट भी हमारी रिट जारी नहीं की जा सकती। किसके? जज। कौन से जज? हाई कोर्ट के। कैसे जज? जो चीफ जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके अगेंस्ट में न्यायिक क्षमता में, यानी कि उनके जो जुडिशियल पावर है और अपना जो क्षेत्राधिकार है उसके अंदर अगर वो कार्यरत होते हुए कोई भी आदेश देते हैं तो उस पर आप परमादेश जारी नहीं कर सकते। ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम अपनी दूसरी रिट हो गई। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी रिट के बारे में, जो हमारी है प्रोहिबिशन। क्या है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब टू फॉरबिड, कि हम मना करते हैं। इशूड बाय हायर कोर्ट टू स्टॉप लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग ज्यूरिसडिक्शन। प्रतिषेध, इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसका मतलब होता है बेसिकली रोकना। क्या? रोकना। ठीक है। इसके बारे में हम सबसे पहले जारी करेंगे कि ये कब जारी करी जाएगी? सिर्फ न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक, जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल। आई नो कि आपके थोड़े से दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन आप मेरी बात मानिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि अब ना ये नहीं पूछते कि आप ये बता दो कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमें मिले हैं उसमें आर्टिकल नंबर 32 में कितनी रिटें हैं, रिटों के नाम, ऐसा नहीं पूछते। उसमें पूछ देंगे कि कौन सी रिटें जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल हैं, या फिर ये किसके विरुद्ध जारी की जा सकती हैं, तो उसके लिए हमें याद रखना पड़ता है। ठीक। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए। तो ये किसके किसके कब जारी करी जाएगी? न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों में। ठीक है। पहली चीज तो इसका मतलब होता है रोकना, और ये जारी कब की जाएगी? न्यायिक या अर्ध न्यायिक मामलों में। ठीक। इसका होता क्या है इसमें जो हमारी हायर कोर्ट होती है, क्या होती है? हायर कोर्ट, वो अधीनस्थ न्यायालय को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्य करने से रोकती है। जैसे मान लिया ये मेरी हाई कोर्ट है यूपी की। ठीक। यहाँ पे कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है। अब मान लिया इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 7 वर्ष से ऊपर सजा देने का अधिकार नहीं है किसी ऐसे मामले को सुनने का जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा किसी व्यक्ति को मिल रही हो। लेकिन ये क्या करता है? अपने यहाँ पे कार्यवाही शुरू कर देता है। तो फिर हाई कोर्ट क्या करेगा? इसके अगेंस्ट में रिट, जो व्यक्ति है वो रिट जारी करवा सकता है हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट क्या आदेश देगा? उसको रिट जारी कर देगा, बोलेगा प्रोहिबिशन की रिट, बोलेगा आपको ये राइट ही नहीं है कि आप इस मामले को सुने। क्यों? क्योंकि आपका जो न्याय क्षेत्र है उसके अंतर्गत आप सिर्फ 7 साल की जो सजा है
जितने मामलों में जिसमें सिर्फ 7 साल की सजा है उसमें आप मामले सुन सकते हैं। अगर सजा जो है वो 7 वर्ष से ज़्यादा है तो फिर आप ऐसे मामलों को सुन नहीं सकते। तो क्या करेगा, इसको ऐसे मामले सुनने से रोक देगा। जैसे धन के भी मामले होते हैं, सारे कोर्ट्स को अलग राइट होते हैं। कोई सिर्फ फाइन लगा सकता है, कोई सिर्फ 1 साल की सजा दे सकता है, कोई सिर्फ 3 साल की सजा दे सकता है, किसी को 7 वर्ष तक की होती है, फिर 7 वर्ष से ज़्यादा की भी सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। ठीक, तो हमारी ये प्रोहिबिशन कब जारी होती है, जब कोई लोअर कोर्ट अपने जो मान लिया कि उसको कोई भी न्यायिक क्षेत्राधिकार है उससे बाहर जाके काम करता है, तो उसमें क्या जारी रेट होती है, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। ठीक, उसके बाद ये तो हमारी हो गई थर्ड रेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ रेट के बारे में। फोर्थ रेट है हमारी उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी। ठीक, टू बी सर्टिफाइड, हायर कोर्ट क्वेश ऑर्डर टू अ लोअर कोर्ट, क्वेशेस ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट। उत्प्रेषण का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। उत्प्रेषण मतलब कि प्रमाणित होना, क्या प्रमाणित होना, या फिर सूचना देना, या फिर सूचना देना। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या करता है कि एक उच्च न्यायालय, मान लिया ये मेरा हायर कोर्ट है, ठीक, ऐसे ये हायर कोर्ट है, वो अपने न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को, या फिर हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी आप ले सकते हो, स्लैश यहाँ पे हमारा एससी होगा, यहाँ पे हायर कोर्ट होगा। तो वो जो अपने नीचे न्यायालय हैं, जैसा कोई भी मामला है उसमें से लंबित मामले यानी पेंडिंग केस, कोई भी पेंडिंग केस है, ठीक, कोई भी पेंडिंग केस है तो उसको ये लेटर लिख के क्या कर सकता है कि वो उसको अपने यहाँ पे मंगा सकता है। जैसे मान लिया कोई भी ऐसा मामला किसी लोअर कोर्ट में चला गया, ठीक, वहां पे होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज, क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, यानी कि एक ऐसा विधि का प्रश्न, मान लो ऐसा विधि का प्रश्न ऐसा एक विधि का प्रश्न उठता है जिसका जवाब कौन नहीं, जिसका हल कौन नहीं कर सकता। मान लिया किसी भी मामले में अभी क्या है कि ये जो मान लिया लोअर कोर्ट है, इसके पास बेटा अधिकार तो है इस मामले को सुनने का, ये जो लोअर कोर्ट है इसके पास अभी राइट है इस मामले को सुनने का, लेकिन यहाँ पे इस केस के दौरान ऐसा कोई मामला उठ गया कि जिसमें विधि का जो प्रश्न है उसको लोअर कोर्ट के मतलब ज्यूरिसडिक्शन या उसका पावर नहीं है उतनी कि उसको वो हल कर सके या उस पर अपना कोई भी निर्णय दे सके। तो हाई कोर्ट क्या करता है ऐसे मामलों में, रिट जारी करेगा। क्या जारी करेगा, रिट, उसको लेटर से या फिर अपने पास मंगा लेता है और बोलता है कि भाई अब ये ना मैं सुनूंगा। तो ये भी कैसी हुई, जो है जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल, न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक, ये भी कैसे रिट है, न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक। अच्छा, कि इसमें क्या होता है कि उच्च न्यायालय ने व्यवस्था की उस उत्प्रेषण के जरिए कि मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, अब ये मान लो कंपीटेंट कोर्ट नहीं है इस जो प्रश्न है इसको हल करने की। इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लिया कि एक कोई भी व्यक्ति है ए नाम का, ठीक, इसने क्या किया, अपने घर पे किसी को जला दिया, बी को, ठीक है। अब इस पे केस बना, इस पे ए पे, अब ये गया लोअर कोर्ट में किसी भी, ये जल गया तो इसने इस पे आरोप लगाया। अब यहाँ पे मान लिया इस केस के दौरान एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इस जो कोर्ट है उसको समझ नहीं आ रहा है या फिर उसको नहीं समझ, उसके जो समझ से बाहर है, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि भाई इस पे क्या निर्णय दूँ। या मान लिया जो विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है उसके तहत ये मामला अब हल नहीं हो सकता, इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन अराइज हो गए हैं जो ये हल नहीं किए जा सकते। तो फिर क्या करेगा, जो हमारा हाई कोर्ट है ना, वो सीधा उसको पत्र लिख के अपने पास इस मामले को मंगा लेगा। ठीक, समझ गए। तो ये हमारी कौन सी रिट हो गई, 4। अब इसको रिट को बात करते हैं, रिट नंबर 5 की। क्या है, कोवारेंटो। क्या, कोवारेंटो यानी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि इसके संदर्भ में अर्थ है कि वारंट के जरिए जब कोई न्यायालय किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायरे या अपने दावे की जांच के लिए काम करता है, अतः किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय का अवैध अनाधिकारित ग्रहण करने से रोकता है। मान लिया कि ये कोई पर्सन है, ठीक है ना, ये कोई पब्लिक ऑफिस है, ठीक,
अब ये जो पर्सन है इस पब्लिक ऑफिस को इलीगली क्या करके बैठा है, होल्ड करके बैठा है, ठीक। इसको इलीगली क्या करके बैठा है, होल्ड कर लिया इसने। तो फिर ये रिट क्या जारी की जाती है कि भाई तुम पहले ये बताओ तुमको अधिकार क्या है, कि भाई व्हाट अथॉरिटी, तुम्हें अधिकार क्या है कि तुम ये जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो इसका तुम्हें राइट क्या है कि जो ये तुम पब्लिक ऑफिस होल्ड किए बैठे हो। तो ये हमारी रिट कब जारी की जाती है, जब कोई भी ऐसा व्यक्ति, मान लिया कि किसी पीएम, कोई पीएम बन गया है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो लोकसभा या राज्यसभा से होना चाहिए, पहली बात तो वो एमपी होना चाहिए, ठीक है। अब मान लिया, लेकिन एक और व्यवस्था है कि अगर मान लिया वो अपना चुनाव हार जाता है, चुनाव हार गया, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था होती है कि मान लिया चुनाव हार गया, लेकिन 6 महीने के अंदर, कितने महीने, 6 महीने के अंदर अगर वो राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक का भी एमपी बन जाता है, कहीं सीट खाली हो या फिर राज्यसभा में चुनाव लड़के वो जीत जाता है, तो 6 महीने का उसको समय मिलता है, वो फिर प्रधानमंत्री बना रह सकता है। मान लिया कोई भी एक एक्स नाम का आदमी है वो पीएम बन गया, ठीक, उसकी पार्टी के पास तो बहुमत है, लेकिन वो अपनी सीट था हार गया। तो अब 6 महीने हो गए, इसने ना लोकसभा से सदस्य बना ना राज्यसभा का, फिर भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ रहा। तो फिर क्या करेगी हमारी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से जारी कर देगी रिट कि भैया तुम ये बताओ तुम किस अथॉरिटी से इस पोजीशन पे बैठे हो, ठीक। तो हमारी ये 5वीं रिट कब जारी करी जाती है, जब इससे क्या पूछा जाए, इसका अधिकार कि भाई तुम यहाँ पे किस अधिकार से बैठे हो, ठीक है। तो हमारी 5 रीटें हो गई, एक एक करके हम वापस इसका अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि मोस्ट ऑफ दी लोग जानते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल जब राइट होता है तो उसके अंडर हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट किस सेक्शन के अंडर, 2 to 6, याद रखना, आगे पढ़ाऊंगा जब 2 to 6 आएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फ़र्क क्या होता है, अब ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। देखो, मान लिया कि आपका फंडामेंटल राइट था राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, ठीक। आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक। तो जो आपके फंडामेंटल जब राइट वायलेट होगा ना, तो उसमें आपको जब रिट जारी करवानी होगी केवल फंडामेंटल राइट के उसमें, कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, राइट टू लाइफ, इस पे, तब क्या होगा, आपका सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर रिट जारी कर सकता है। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर है, क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट को जो पावर दी गई है वो फंडामेंटल राइट्स के मामले में तो है, वो रिट जारी कर ही सकता है, साथ में जो दूसरे लीगल राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ में जो दूसरे लीगल राइट वायलेट हुए हैं उसके अगेंस्ट भी क्या जारी कर सकता है, रिट। तो यहाँ पे हमारी जो ज़्यादा पावर है वो किसे दी गई है, हाई कोर्ट को। अच्छा, क्यों दी गई है, इसका भी रीज़न है। एक तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे इतना वर्कलोड है, अगर यहाँ पे मान लिया कोई भी पर्सन है, मान लिया वो रहता है मुंबई में, ठीक। अब मान लिया वो कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र की हाई कोर्ट उसके पास ज़्यादा पास पड़ेगी या फिर दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट, ठीक। क्यों, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि सर महाराष्ट्र की हाई कोर्ट, इसलिए क्योंकि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होती है। तो इस वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने सोचा कि हर व्यक्ति को भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि लोग देश के कोने कोने में, हमारे भारत इतना विशाल है, देश के कोने कोने में लोग रहते हैं, हर व्यक्ति तो नहीं आ सकता ना। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एक हाई कोर्ट जरूर होता है हर स्टेट पे, तो अपने हाई कोर्ट जा सकता है। तो इस मामले में हमारे हाई कोर्ट को क्या दी गई, ज़्यादा पावर दी गई, और उसे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे तो क्या रिट तो जारी कर ही सकता है, लेकिन अगर कोई अदर लीगल राइट भी वायलेट हो रहा है तो उस पर हमारा वो क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये समराइज है, ये हमारी 16 है, तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमारी 5 रिटें क्या थी, पहला क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा था परमादेश, तीसरा क्या था, प्रतिषेध, और चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा, ठीक। याद रखेंगे एक एक करके, एक दो बार। अच्छा, एक चीज़ और है, आप चाहो तो आप सोचोगे कि इतना लंबी क्लास क्यों ली, मतलब इतनी देर क्यों ही पढ़ाया, मैं तो इसको 2 सेकंड में याद रख सकता हूँ। हाँ, आप याद रख सकते हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है, याद कर लिया। अभी मैं रिसेंट कोई एग्ज़ाम देख रहा था,
उसमें दी गई थी 4 आई थिंक, हाँ, 4 ऑप्शन थे। ये था, ये था, ये था और ये था। बोला कि इसमें बोलो कौन सा क्वासी जुडिशियल है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड बना देते हैं कि आप अब वो टाइम चला गया आपसे जब पूछेंगे कि बोलो फंडामेंटल राइट जो है उसमें आर्टिकल नंबर 32 में क्या आता है, संवैधानिक उपचार या राइट टू लाइफ या ऐसा कुछ, कि वो सबको पता है। वो क्लास 5th की जब आप 5वीं में पढ़ते थे तब एक जीके की बुक आती थी, पतली सी पॉकेट जीके, उसमें वो सब लिखा रहता था। लेकिन अगर आपको जेनुइनली कोई एग्ज़ाम पास करना है, फिर आप कहते हो जीएस नहीं होती, जीएस नहीं बनती, क्योंकि आप सही से पढ़ते ही नहीं हो। तो जो अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ 5 रीटें मैं आपको याद करा दूँ, ऐसे ही नाम लिख के दे दूँ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, और फिर हो जाएगा, तो नहीं होगा ऐसे। और ढंग से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।